नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर, जहां आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। देश के दो राज्यों में एक साथ सियासी संग्राम मचा हुआ है। बंगाल में सत्ता पाने की लड़ाई है और महाराष्ट्र में सत्ता जाने का डर। जी हां, इंटीलिया मामले में परमबीर सिंह के वसूली रैकेट के खुलासे के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बीच मनभेद लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अगर अनिल देशमुख पर कार्रवाई हुई तो मुमकिन है कि शिवसेना और एनसीपी की जुगत वाली सरकार पटखनी खा सकती है। इधर अमित शाह और शरद पवार की बैठक के बाद भी अटकलों का बाजार जोरदार तरीके से गर्म है। जी हां, चलिए वहां खबर, जहां में सबसे पहले महाराष्ट्र की सियासत में आए भूचाल से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों का हम रुख कर लेते हैं। देखिए, पवार शाह की मुलाकात हुई, उस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। कोई कह रहा है मुलाकात हुई है, लेकिन बीजेपी इसे नकार भी रही है। देशमुख पर एनसीपी वर्सेस शिवसेना, ये स्थिति बनी हुई है। देशमुख का अब तक इस्तीफा नहीं हुआ है और इस पर महाविकास अघाड़ी के भीतर जो समीकरण बने हुए हैं वो लगातार बदल भी रहे हैं। सामना में देशमुख पर वार, इसके साथ ही सामना के लेख पर पवार क्यों मौन है, ये सवाल खड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे अब तक खामोश क्यों हैं। इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस लगातार आक्रामक हैं क्योंकि उनको संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। राज्यपाल से मिल चुके हैं बीजेपी नेता। राज्यपाल को तमाम सारी स्थिति को बताया जा चुका है कि वो कम से कम नजर बनाए रहें। इसके साथ साथ परमबीर हाईकोर्ट जा चुके हैं और हाईकोर्ट जाने के बाद अब सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जो 10वां सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो खेल चल रहा है, उस खेल के पीछे भी बहुत सारी नजरें एजेंसीज की लगी हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, परमबीर सिंह मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रिटायर्ड जज को जांच सौंप दी है। 6 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी। जी हां, कैलाश चांदीवाला की अगुवाई में ये जांच होगी, ये भी साफ निकल कर आ चुका है क्योंकि परमबीर सिंह केस में इस तरह के नए नए आयाम निकल कर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की नजर है, राज्य सरकार की एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि हर दिन कोई ना कोई एक नया खुलासा हो रहा है। 6 महीने में जांच की रिपोर्ट देनी होगी, ये बात भी साफ हो चुकी है। परमबीर सिंह मामले में जांच के आदेश हो चुके हैं। बिल्कुल, अनिल देशमुख ने पहले इस बात का ऐलान किया था कि रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच होगी। अब ये तमाम बातें साफ हो गई हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब जांच कैसे होगी, कौन करेगा, कब तक रिपोर्ट देनी है, ये बातें तो साफ हो गई। इसके बारे में कोई ताजा जानकारी हो, नई जानकारी तो जरूर दीजिएगा। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि अनिल देशमुख के कुर्सी पर रहते अगर ये जांच हो रही है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल, यही बात लगातार विरोधी पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि आखिरकार वो कुर्सी पर रहते हुए जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है। और चूंकि यह एक बड़ा, वास्तव में बड़ा पेचीदा मामला हो चुका है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है वह उस विभाग का एक गृह मंत्री है और वह उनके खिलाफ कैसे जांच करेंगे। हालांकि रिटायर्ड जज कैलाश चांदीवाला को नियुक्त कर दिया गया। 6 महीने में बिल्कुल वो अपनी रिपोर्ट देनी होगी उनको। 6 महीने में क्या रिपोर्ट आएगी, देखिए इसका लंबा वक्त भी बाकायदा सरकार ने तय कर दिया। यानी किस तरीके से पूरे मैटर को ठंडा करना हो तो इनसे सीखना भी चाहिए, कह सकते हैं। ऐसा आरोप भी विरोधी पार्टी को लगाया जा रहा है कि अगर चाहते हैं तो शायद 1-2 महीने में रिपोर्ट आ सकती थी, लेकिन मियाद जो तय की गई वो 6 महीने दी गई है। यानी 6 महीने के तक अंतराल को दिया गया, 6 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी। यानी 6 महीने तक कह सकते हैं कि अनिल देशमुख की कोई कुर्सी खतरा नहीं है। हालांकि देखिए, इस मामले पर शरद पवार बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं। शरद पवार चूंकि बीमार है, अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं, तो इसलिए अभी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन पार्टी, यानी हम अगर एनसीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या शिवसेना की बात करें, तीनों पार्टियां एक साथ खड़ी हैं। भले ही आपस में मतभेद जरूर है लेकिन मनभेद दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी तीनों पार्टियों में थोड़ी बहुत नोकझोंक जरूर देखी जा रही है, लेकिन सामने आकर खुलकर ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है ताकि सरकार को खतरा हो। यानी अभी सरकार को कह सकते हैं जो इनके हिसाब से जो कि कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन वहीं विरोधी पार्टी यानी बीजेपी की माने तो बिल्कुल वह कह रहे हैं कि सरकार को खतरा है। एनसीपी लगातार नाराज चल रही है, कांग्रेस नाराज चल रही है। अभिषेक, बिल्कुल आपने ठीक कहा क्योंकि सरकार में शामिल तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे से नाराज चल रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रही हैं। लेकिन अनिल देशमुख ने जिस पत्र के माध्यम से जांच कराने की बात की, ठीक अनिल देशमुख की मांग को मान लिया गया। वो जांच भी हो रही है और रिटायर्ड जज से जांच कराई जा रही है। 6 महीने का समय दिया गया है और 6 महीने अगर कोई जांच होगी तो स्वाभाविक तौर पर मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिलकर अनिल देशमुख को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब शरद पवार अस्पताल में भर्ती हो गए। क्या माना जाए, इस पूरे मसले में
कि क्या ये सारी स्थिति आपको खिंचती हुई दिखाई दे रही है या सरकार इस पूरे मामले को टालने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, देखिए सरकार का जो रुख रहा है मनोज, आप देखिएगा किस तरीके से देश, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे, वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर अब तक चुप बैठे हैं। अब तक उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। इसका साफ संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया है इस पूरे मामले पर कि उन्हें कोई भी असर नहीं पड़ता है। कोई कितना भी चिल्लाता रहे, कोई कितना भी विरोध करता रहे, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं है। भले ही आपस में, जैसा कि तीनों पार्टियां आपस में लड़ झगड़ भरे रही हों, कहीं कोई संजय राउत कुछ बोल देते, कभी एनसीपी की तरफ से कोई नेता बोल देता, कभी कांग्रेस को बोलता, लेकिन सरकार को खतरा नहीं है। कुछ सरकार के जो मुखिया है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, वह इस बात को लेकर निश्चिंत हैं। और एक बात इसलिए सही कर रहे हैं आप कि इस पूरे मामले को लेकर कैदी के ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। एक जो रिपोर्ट, यानी जो जांच समिति बनाई गई, एक सदस्यीय समिति, वो 6 महीने में रिपोर्ट देगी। यानी हर मामले को कैसे ठंडा कर देना है, लोगों को लगे कि कोई मामला गंभीर नहीं है। भले ही गंभीर मामला है, लेकिन गंभीर मामला नहीं दिखाना है। लोगों को लगने लगे कि नहीं, ये मामला जानबूझकर बीजेपी राजनीति कर रही है और इसमें कहीं के सफल होते हुए दिखाई पड़ रही महाविकास आघाड़ी। लेकिन यह कितना दिन चल पाएगा देखना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर कल डालने जैसा इस पूरे मामले को। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है, उसके भी अपने मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया हुआ है वो किस तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, इस पूरी जानकारी के लिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर एक नया ऑडियो भी जारी किया गया है। अब दावा ये किया जा रहा है कि ये ऑडियो में परमबीर सिंह और रिटायर्ड एसीपी राजेंद्र त्रिवेदी के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया यह भी जा रहा है कि 21 दिसंबर 2020 को रिटायर्ड एसीपी त्रिवेदी ने महाराष्ट्र के डीजी होमगार्ड आईपीएस संजय पांडे को एक चिट्ठी लिखी थी और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे न सिर्फ धमकाया बल्कि सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने से भी मुझे रोका गया। चिट्ठी के साथ राजेंद्र त्रिवेदी ने ये भी ऑडियो क्लिप में संजय पांडे को सौंपा था। जब आईपीएस संजय पांडे ने केस की जांच शुरू की तो उस वक्त के एसीपी राजेंद्र त्रिवेदी ने उन्हें बताया कि आरोपी को छोड़ने के लिए परमबीर सिंह ने दबाव बनाया था। है मुझे इसमें तो बोले तुम ज्यादा बात नहीं करना है, तुम्हारे अगेंस्ट में मैं चालू कर दूंगा कुछ न कुछ। भड़क गए कल, बोले कौन पूछता है मेरे पर बहुत गुस्सा हो गया। बोले तुम क्या बनिया का दुकान समझे हो क्या, जब मन चाहेगा तुम। देखो, ही हैज नॉट ऑर्डर्ड इंक्वायरी, तुम राइटिंग में दे दो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया एंड उसको दे दो कॉपी। आई डोंट वांट टू परस्यू, किसी गलतफहमी की वजह से मैंने दाखिल की थी सर, एंड आई वांट टू विड्रॉ। और एक क्रिमिनल केस वापस हो जाते हैं, ये क्या, ये कोई इंक्वायरी? ये इंक्वायरी वैसे ही सीएम की परमिशन के बिना आईपीएस ऑफिसर शुरू हो नहीं सकती। बट मैं एचएम साहब से बात नहीं करना चाहता तुम्हारे खिलाफ जाके। सर कल काफी देर तक उनके पास में, तो मेरे को बोले तेरे ऊपर भेजूंगा डिफॉल्ट। व्हाई डू यू नीड हिज हेल्प? वो कौन होता है सर? अब मैं जाके खुद फिर यार एचएम साहब से बात करूं क्या? ये नहीं कर सकते बिना सीएम की परमिशन के, मेरे को रुकवानी तो पड़ेगी। क्योंकि आई थॉट के तुमसे मिलके ही बात करके खत्म करता हूँ। त्रिवेदी सर नहीं करने लगे क्या तुम? ना मैं करूँगा सर। कल जाके मैं बोल के आया सर, उनको कई बार बोला उनको। तुम बोलने का क्या मतलब है? बोलने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उस दिन सेंड टू गवर्नमेंट सर, यू हैव टू सेंड टू गवर्नमेंट एंड कॉपी टू हिम। अच्छा, बोलने का कोई अर्थ नहीं है। तो कल मेरे को बहुत डांटे, मेरे को बोले तुम क्या कौन होता है तुमको डांटने वाला? नहीं, क्या हुआ था सर, ये जब मैं होम के पास में कमरे, मेरे सामने होम ने इनको बुला के दिया था ना, तो उसके ऊपर होम ने लिखा है इनको, तो मेरे को बोले ठीक है। तो मैं कल जाके बोला सर मेरे को इसमें नहीं अभी परस्यू करने का, आगे नहीं जाए। एचएम साहब के पास तुम मेरे साथ चलोगे क्या? तुम विड्रॉ करना चाहते हो? मैं एचएम साहब के पास चला जाऊंगा। मेरे को बोले तेरा सब होता है, ही हैज नो राइट टू स्टॉप द इंक्वायरी। नो, ही इज नॉट द ऑफिसर हु हैज ऑर्डर्ड इंक्वायरी। गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द इंक्वायरी। Who's he? वो तुम सीधा बता दो ना, करने वाले हो क्या नहीं करने वाले? नहीं करने वाले सर। कल अच्छा, फिर कल फिर जाता हूँ एक बार, अभी उनके पास जाके आता हूँ। उनको बोल सर उनसे पहले नहीं तो बेकार मेरे को तकलीफ दे देंगे। उनके पास किस लिए जाना है तुमको यार? Why do you have to go to him? सर रिक्वेस्ट है मेरा। नहीं सर सकते तो कोई बात नहीं सर करता हूँ सर। एक बार मैं दोबारा रिक्वेस्ट मैं नहीं करूँगा सर। विनायक शिंदे जो फॉर्मर कॉप हैं और बुकी नरेश गौर, इनको एनआईए की कस्टडी का एक्सटेंशन मिला है 7 अप्रैल तक। आज एनआईए के कोर्ट में इनकी रिमांड की सुनवाई हुई, जिधर एनआईए ने सबमिट किया कि किस तरह से विनायक शिंदे और नरेश गौर का रोल कितना इम्पोर्टेंट है।
एनआईए ने कोर्ट को बताया कि उन्हें सचिन वाजे के सामने विनायक शिंदे को बिठाकर और साथ ही में नरेश गौर को बिठाकर कन्फ्रंट करना है और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी क्यों रची गई, कैसे रची गई, उसको लेकर पूछताछ करनी है। एनआईए ने कोर्ट में बताया कि उन्हें 10 दिन की कस्टडी मांगी ताकि वो मोटिव, मनसुख हिरेन को मारने का मोटिव क्या था, ये पूरे कॉन्स्पिरेसी के पीछे क्या एक मोटो था, इन सब को लेकर वो जानकारी चाह रही थी। और साथ ही में जांच एजेंसी ने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह से उनके इन्वेस्टिगेशन में कई चीजें बाहर आई हैं। उन्होंने बताया कि 2 मोबाइल फोन, एक आईफोन और एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट रिकवर हुआ है और इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के जरिए के अंदर या उसी को लेकर 7 सिम कार्ड, एक ब्लैंक कवर सिम कार्ड का रिकवर हुआ है और एक फोन रिकवर हुआ है जिसमें ये सारे सिम कार्ड्स यूज किए गए हैं। एक नोट बरामद हुई है, उस नोट में 14 फोन नंबर्स है जिसमें से 5 फोन नंबर जो है सचिन वाजे को इन्होंने दिए थे और उन 5 फोन नंबर्स के आगे ब्रैकेट में ओके लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, वो ये भी बताते हैं कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को लेकर एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में सचिन वाजे खुद मौजूद थे। नरेश गौर ने ये सारे सिम कार्ड्स अवेलेबल करके दिए हैं विनायक शिंदे को, जिसके बाद विनायक शिंदे ने सचिन वाजे को ये सिम कार्ड्स दिए हैं। उधर मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार मिलने के मामले में अब और नए खुलासे हो गए हैं। एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए को मनसुख मर्डर केस में अहम सुराग हाथ लगे हैं। एनआईए ने दावा किया है कि 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मिलने के पहले इसकी गैमुख इलाके में 30 मिनट तक लोकेशन भी मिली थी। एनआईए को शक है कि इसी इलाके में मनसुख की कार में हत्या कर दी गई। मुंबई से सटे मुमरा रेती बंदर की खाड़ी से 5 मार्च को मनसुख का शव बरामद हुआ था। इसी केस में एनआईए ने सचिन वाजे की निशानदेही पर मीठी नदी से कई अहम सबूत भी बरामद किए हैं और इसी सामान में नंबर प्लेट भी थी। इसमें से एक नंबर प्लेट MH20FB 1539 भी थी। जांच में पता चला कि यह नंबर प्लेट औरंगाबाद की मारुति इको कार की है। जांच में पता चला कि कार जलाना के समाज कल्याण विभाग में क्लर्क विजय रानडे की है। ये कार 16 नवंबर 2020 को चोरी हो गई थी। और इस वक्त की अहम खबर आ रही है, उसका जल्दी से रुख कर लेते हैं। शिंदे और नरेश 7 अप्रैल तक एनआईए रिमांड में भेज दिए गए हैं। कोर्ट ने दोनों की रिमांड एनआईए को दे दी है। मनसुख मर्डर में एनआईए का कोर्ट में खुलासा, मनसुख मर्डर की प्लानिंग के लिए एक मीटिंग भी की गई थी और सारी सुलझने के मीटिंग में मौजूद सचिन वाजे भी था। अब तक 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एक मोबाइल में से 7 सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए। ये मोबाइल भी बरामद किया गया है। नरेश गौर ने 14 सिम कार्ड खरीदे थे। नरेश ने 5 सिम सचिन वाजे को दिए थे। विनायक शिंदे के जरिए वाजे को दिए सिम कार्ड। 14 सिम कार्ड में से अभी 2 रिकवर होने बाकी हैं। मीठी नदी से कई सबूत बरामद किए गए हैं। वाजे, शिंदे और नरेश गौर को आमने सामने बिठाकर अब पूछताछ होनी है। मनसुख मर्डर का मकसद पता करना ही मकसद है एनआईए का। और इस बीच मनसुख हिरेन की हत्या केस में गिरफ्तार किए गए मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की वजह से महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी भी हो रही है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जी हां, संजय राउत ने दावा किया है कि उन्होंने पहले ही पार्टी के कुछ नेताओं को चेताया था कि सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार के लिए भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। राउत ने यह भी कहा कि सचिन वाजे प्रकरण ने शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को कुछ सबक सिखाए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। घाटकोपर बम ब्लास्ट के आरोपी ख्वाजा यूनिस की हिरासत में मौत के बाद 2004 में वाजे को निलंबित भी कर दिया गया। कभी शिवसेना में शामिल हुए सचिन वाजे को पिछले साल शिवसेना और एनसीपी की सरकार बनने के बाद ही दोबारा बहाल किया गया था और अब इस पूरे प्रकरण के बाद सचिन वाजे की दोबारा बहाली पर भी सवाल खड़े हैं। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है कि संजय राउत जैसे बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ भी एनआईए को जांच करनी चाहिए। ये पूरे महाराष्ट्र को मालूम और वो सचिन वाजे को वापस पुलिस में बहाल करने की जिद
शिवसेना की ही थी, ये भी लगभग सबको पता है। लेकिन आज संजय राउत जी जो कह रहे हैं कि उनने ऑब्जेक्शन रखा था जब सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया जा रहा था मुंबई पुलिस में, तभी उनको शक था कि सचिन वाजे को फिर से पुलिस में लेने से सरकार के ऊपर किसी प्रकार का संकट आ सकता है। तो यहां तक कह दिया था कि वो ओसामा बिन लादेन है क्या जिस पे कार्रवाई करे, और आज राउत पलटी खा रहे हैं। ठीक है, पलटी खा सकते हैं, लेकिन अब उनको यह बताना पड़ेगा कि वो नहीं तो शिवसेना के कौन से लोग थे जो सचिन वाजे को पुलिस में लाने का आग्रह रखते थे। ऐसे नेताओं के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि मामला छोटा मोटा नहीं है, हफ्ता वसूली का एक बड़ा रैकेट है, आतंकवाद से जुड़ा विषय है और उसके बाद हत्या से जुड़ा विषय है, और तीनों मामलों में मुख्य आरोपी जो है वो सचिन वाजे है, जो कभी शिवसेना का प्रवक्ता है। तो आपने देखा कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं, किसी और पर नहीं बल्कि उस महाअघाड़ी सरकार के सहयोगी दल पर जो कि सरकार में मौजूद हैं, शिवसेना के सांसद हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी दूर खड़ी देख रही है, करें तो क्या करें। इन सब के बीच हमने ये बात तो की उस सरकार की जो बचाने के लिए जहां मारामारी हो रही है, लेकिन सत्ता पाने के लिए भी मारामारी हो रही है। मंच पर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल के चुनावी रण की। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव 1 अप्रैल को होने जा रहा है। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम चुका है। खास बात यह है कि दूसरे चरण में बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर भी मतदान होने जा रहा है। नंदीग्राम से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही शुभेंदु ममता बनर्जी पर हमलावर हैं और दूसरे चरण में बंगाल के 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई थी। अब सेकेंड फेज में 4 जिलों की कुल 30 विधानसभा सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होने वाला है। इनमें 9 सीटें पूर्वी मेदिनीपुर जिले की हैं, जबकि बांकुरा की 8 सीटें हैं, पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटें हैं और साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर मतदान होना है। पिछले चुनाव में उस इलाके में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार समीकरण काफी बदला हुआ है। बीजेपी को इस इलाके से काफी उम्मीदें हैं। मथुरा समुदाय का वोट दूसरे चरण की सीटों पर भी काफी अहम माना जा रहा है, इसलिए इस समुदाय का वोट पाने के लिए बीजेपी पसीना बहा रही है। और 1 अप्रैल को बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। किन सीटों पर वोट डाले जाएंगे उस पर एक बार नजर डाल लीजिए। नंदीग्राम जो कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, बांकुरा, खड़गपुर सदर, गोसाबा, पठार प्रतिमा, इन सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जी हां, इसके साथ साथ कुछ और अहम सीटें हैं। काकद्वीप है, सागर, तमलुक, पंसकुरा पूर्व और पंसकुरा पश्चिम भी ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मोयना का जिक्र आप बार बार सुन रहे हैं, वहां भी वोटिंग होनी है। नंद कुमार, इसके साथ ही महिषादल, हल्दिया, चांदीपुर, नारायणगढ़, इन सब जगह पर 1 तारीख को होगी वोटिंग। जी हां, सबंग, पिंगना, देवरा, दासपुर, घटल, चंद्रकोना और केशपुर ये वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी अगर बीजेपी के सामने है तो बीजेपी भी बराबर टीएमसी के देख रही है। 30 सीटों की लिस्ट में ये तमाम सीटें हैं जिन पर नजर बनी रहेगी। ब्रजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे पश्चिम बंगाल से हम उनका रुख कर लेते हैं। नंदीग्राम में जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है उस पर नजर बनाए हुए हैं ब्रजेश। दोनों ही पक्षों ने अपनी ताकत झोंकी है, ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, लेकिन लोग जो है उनके मन में क्या कंफ्यूजन है? क्योंकि कुछ सालों पहले तक जब दिखाई देते थे दोनों साथ दिखाई देते थे, अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। बिल्कुल, देखिए वहां पर एंटी इनकम्बेंसी 2 तरीके से खेल रही है। एक तृणमूल कांग्रेस जो 10 साल से राज्य में सरकार पे है, और वहां पर शुभेंदु अधिकारी अभी तक तृणमूल कांग्रेस के निशान के तौर पे देखे जाते थे, तो एक एंटी इनकम्बेंसी शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट भी है। इस पूरे मामले में आज को एक तरह से कम्युनलाइज करने की भी कोशिश करी जा रही है। आज शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के रोड शो के बाद एक बयान भी दिया कि यदि ममता बनर्जी यहां जीतती हैं तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। उधर ममता बनर्जी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताने की कोशिश की कि कैसे जो उन पर प्रो माइनॉरिटी का जो आरोप लग रहा है वो गलत है,
वो सारे धर्मों को समान भाव से देखती हैं, लेकिन जाति जब उनसे पूछी गई तो उनकी जाति शांडिल्य निकली। तो उससे ये भी साफ है कि वो भी हिंदू वोट के लिए उतनी ही मशक्कत कर रही हैं जितना बीजेपी कर रही है बाकी नॉन माइनॉरिटी वोट्स के कंसोलिडेशन को लेकर। आप पूरे का पूरा नंदीग्राम कई हिस्सों में बटा हुआ है और दोनों पार्टियों के पोस्टर्स और बैनर से बटा पड़ा है। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी अपनी कसम पर खरे उतरते हैं कि वो ममता बनर्जी को 50,000 वोट से हरा पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि दीदी भी उन्होंने इस पूरे चुनाव में पिछले 20-25 साल की उनकी राजनीति रही है और जिस बिल्कुल 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 जो नेताओं को करना था ब्रजेश अब वो कर चुके हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है, अब जो करना है पब्लिक को करना है, मतदाताओं को करना है। 1 अप्रैल को वोटिंग है नंदीग्राम में भी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच देश में मजबूत और सार्थक लेखन के जरिए अपनी खास पहचान बनाने वाले साहित्यकार शरण कुमार लिम्बाले को साल 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। जी हां, 30वां सरस्वती सम्मान लिम्बाले की मराठी किताब सनातन को दिया जाएगा। लेखक को 15 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। डॉक्टर लिम्बाले का ये रचना 2018 में प्रकाशित हुई थी, जो दलित संघर्ष पर आधारित है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कोरोना की। आप बने रहिए।